दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। किसी राज्य का एक राजा था। अब यह राजा बड़ा प्रतापी था, बड़ा शूरवीर था। साथ में इसकी रुचि आध्यात्म में भी थी और इसके एक गुरु थे। और इसके गुरु उस समाज में घूमकर वहाँ में समाज में व्याप्त परेशानियों को देखा करते थे। ऐसे ही एक दिन वे गुरु, वे ऋषि इनके दरबार में हाजिर हुए और उन्होंने राजा से 4 सवाल किए कि महाराज, मुझे इस 4 सवाल का जवाब चाहिए और ये चाहता हूँ कि ये जवाब आप दें। आप इस जवाब को ढूंढ के लाएं और हमें यह दें। तब महाराज पूछते हैं कि ऋषि मुनि वह सवाल क्या है। तब ऋषि राजगुरु जो रहते हैं वह 4 सवाल कहते हैं। पहला सवाल है असल के कम असल। दूसरा सवाल है कम असल में असल। तीसरा सवाल है सराय का कुत्ता और चौथा है धोबी का गधा। महाराज बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पाता है और वे एक दिन उसी ऋषि मुनि के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुनि, मैं इस सवाल के जवाब नहीं ढूंढ पाया, कृपया कर मुझे इस सवाल के जवाब के उत्तर चाहिए और आप मुझे वह दें। तब वह ऋषि कहते हैं कि तेरा एक पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर एक जो राजा है उसका बेटा जो है बहुत विद्वान है, तू उसके पास जा, वह तेरे सवालों के जवाब देगा। अब यह राजा तो था प्रतापी, इसके अंदर थोड़ा अहंकार भी था कि मैं कैसे किसी पड़ोसी राज्य जो मेरे से कम छोटा है, कम बलवान है, मैं उसके पास जाऊं और उसकी मदद मांगूं। तब यह क्या करता है, उस राज्य पर चढ़ाई कर देता है, हमला कर देता है। जब उस पड़ोसी राज्य के राजा को पता चलता है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, तब वे राजा के पास संदेश भिजवाता है कि हमें कोई लड़ाई नहीं चाहिए, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम शांति प्रिय देश हैं। तब यह राजा फिर संदेश भिजवाता है और मिलने की अनुमति चाहता है कि आप हमसे मिलें। तब दोनों राजाओं की भेंट होती है। तब वह राजा उस राजा से कहता है कि मेरे 4 सवाल हैं, इस 4 सवाल के या तो मुझे जवाब दे दो या फिर हम आपके राज्य पर चढ़ाई कर देंगे। तब महाराज सोचते हैं, फिर अपने बेटे पर उनको भरोसा रहता है कि मेरा बेटा बहुत विद्वान है, वह इसके ज़रूर जवाब दे देगा। तब ये महाराज उस बड़े राजा को कहते हैं कि ठीक है, आप वो 4 सवाल बताइए। तब ये महाराज उनको वो 4 सवाल बता देते हैं। अब जो कमज़ोर राजा है अपने विद्वान पुत्र के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये 4 सवाल राजा ने बोले हैं और इसके जवाब नहीं दिए। 3 महीने का उन्होंने वक्त दिया है। अगर ये 3 महीने में हमने उनको यह जवाब नहीं दिया तो वे हमारे ऊपर चढ़ाई कर लेंगे और हम कम शक्तिशाली हैं, हम हार जाएंगे वह युद्ध। तब उनका बेटा कहता है कि आप पिताश्री चिंता न करें, मैं इन सवालों के जवाब देता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए उस राज्य में जाकर व्यापार करने की अनुमति दीजिए। तब राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें अनुमति दी जाती है, तुम चले जाओ। अब यह बहुत सारे धन लेकर उस राज्य में, जो बड़े राजा का राज्य रहता है, वहाँ पहुँचता है और वहाँ की जितनी भी सब्जियाँ रहती हैं उसको खरीद कर एक गोदाम में भर देता है। अब सब्जी की कमी से उस राज्य में हाहाकार मच जाता है और सारे सेठ राजा के पास पहुंचते और कहते हैं कि एक बड़ा व्यापारी आया है, उसने सारी सब्जियां खरीद ली हैं और राज्य में सब्जी की बहुत कोहराम मची हुई है, लोगों के पास अब खाने को सब्जी नहीं है। तब यह राजा उससे भेंट करने के लिए उसके पास संदेश भिजवाता है कि महाराज साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अब जो चंदन सिंह जो युवराज था दूसरे कमज़ोर राज्य का, वह तो तैयार ही बैठा था। उसने ये पता कर लिया था कि जब राजा से कोई मिलने जाता है तो दान दक्षिणा के भेंट स्वरूप, नजराने के स्वरूप 100-200 असरफियाँ लोग भेंट किया करते थे। अब यह 1000 असरफियाँ अपने पास तैयार रखता है और राजा से भेंट करता है। राजा से भेंट करने पर अपनी विद्वता वाली बातों से राजा को अपने उसमें ले लेता है और राजा भी उससे बहुत प्रसन्न होता है और दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध बन जाते हैं और राजा उसे अनुमति देता है कि तुम यहाँ पर व्यापार करो, हम आपके साथ हैं। अब यह चंदन सिंह जो युवराज अब जो सेठ बनकर उस राज्य में आया रहता है, वह जाते समय महाराज को एक पोटली में देता है और उसमें 1000 असरफियाँ रहती हैं। चंदन सिंह के चले जाने के बाद जब मंत्री उस पोटली को खोलते हैं तो नजराने में 1000 असरफियाँ रहती हैं। यह देखकर मंत्रीगण और राजा भी सोचते हैं कि बहुत बड़ा सेठ है, इसके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ में अब यह चंदन सिंह जो सेठ बनकर आया होता है राजा का बहुत करीबी हो जाता है, बहुत अच्छे से वहाँ व्यापार चलने लगता है। ऐसे ही एक दिन जो उस राज्य का नगर सेठ रहता है वह राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज मेरी बेटी अब शादी योग्य हो गई है और चंदन
जो सेठ अब नया सेठ बना हुआ है मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का विवाह उस चंदन के साथ हो जाए। तब महाराज उसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बेटी तो मेरे सामने बढ़ी है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ और मेरी बात चंदन नहीं टालेंगे, आप यकीन रखिए कि यह विवाह जरूर होगा। अब राजा जो है वह चंदन के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये इस तरह का रिश्ता है, आप इसे मंजूर करते हैं या नहीं करते हैं। तब चंदन कहता है कि महाराज मुझे एक असल लड़की से ही विवाह करना है, मुझे ऐसी किसी लड़की से विवाह नहीं करना है जो मेरे प्रति समर्पित ना हो, मेरे अलावा वह किसी और के बारे में सोचे तक। तब महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि वह बच्ची मेरे सामने ही बढ़ी पली है और वह लड़की स्वभाव की भी बहुत अच्छी है, मेरा आप विश्वास रखो और विवाह करो। तब चंदन हाँ कह देता है। अब लेकिन चंदन यह भी कहता है कि महाराज मेरे पास तो यहाँ कोई घर नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एक घर, वो भी कोतवाली के सामने, मुझे वह घर मिल जाए और मेरी वहाँ पर सुरक्षा का भी इंतजाम कर दिया जाए। तब राजा कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, तुम्हें कोतवाली के सामने भूमि दे दी जाएगी और कोतवाल साहब को तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए लगा दिया जाएगा। चंदन यही चाहता था। अब जब घर बन जाता है, विवाह हो जाता है, तो कोतवाल साहब को चंदन बार बार अपने घर बुलाकर उन्हें बैठाता, उनका सेवा सत्कार करता और जब व्यापार के लिए जाता तब कोतवाल साहब को विशेष हिदायत देकर कि आप मेरे घर की, मेरी पत्नी की सुरक्षा करिएगा, यह जिम्मा आपके ऊपर है। समय पर उस कोतवाल के संबंध उस सेठानी से हो जाते हैं, चंदन की जो पत्नी रहती है। अब चंदन को यह बात पता चल जाती है कि अब उनके बीच में संबंध बन चुका है। अब चंदन क्या करता है कि राजा के बेटे का अपहरण करके उसे कहीं अच्छी जगह छुपा देता है, उसके लिए पूरी सेवा सत्कार, वहाँ पर सारी सुविधाएं मुहैया करा के उसे रखता है। लेकिन अपनी पत्नी के पास जो सेठानी रहती है उसके पास एक खोपड़ी और कपड़ों में कुछ रक्त रंजित कपड़े लेकर उसके पास कहता है और जाता है कि तुम यह बात किसी को मत बताना कि राजा के बेटे का मैंने अपहरण कर लिया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, यह उसका कपड़ा और उसकी खोपड़ी है, यह बात किसी को मत बताना। अब पत्नी जो सेठानी रहती है वह कहती है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर चंदन जो है व्यापार के सिलसिले में बाहर चला जाता है। एक दिन वह कोतवाल उस पत्नी के पास में आता है और कहता है कि राजा अब तो हमारे ऊपर चढ़ बैठा है, अब यह राजा चाहता है कि उसके बेटे की खोज हम करें, लेकिन अब उसकी खोज हम बीन कर रहे हैं और उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। तब वह सेठानी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, उस राजा के बेटे का अपहरण इस सेठ ने ही किया है और उसे अब वह मौत के घाट उतार चुका है। अब कोतवाल खोपड़ी देकर और कपड़ा देकर बहुत खुश होता है और उसे ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत करता है। राजा कुछ भी नहीं सोचता और तुरंत उसकी गिरफ्तारी का आदेश देता है और उसे पूरे रुस्वा करके, पूरे समाज के बीच में रुस्वा करके उसे मृत्यु दंड की सजा दे देता है। जब चंदन को गिरफ्तार किया जाता है और पूरे लोगों के बीच में उसको रुस्वा करके एक रैली जैसा निकाल कर उसे मृत्यु के घाट में उतारने ले जाया जा रहा होता है, तभी वहाँ जो राजनर्तकी रहती है वह चंदन को देखती है कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो बात वह पता करती है। तब वह राजा के पास पहुंचती है और कहती है कि महाराज वह बंदा इस तरह का नहीं है, वह इस तरह के कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक रात वह हमारे कोठे पर भी आया था और उसने किसी भी स्त्री को न तो स्पर्श किया और न कुछ किया, बल्कि उल्टा जाते समय हमें नजराना भी देकर गया। और मैं जानती हूँ, मैं लोगों को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ कि लोग किस चरित्र के हैं, उनकी नीयत कैसी है। और वह काजल की कोठरी पे आकर भी बिना कलंकित हुए वहाँ से निकला था और यह व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है। आप एक बार खोजबीन करें, पता करें तथ्य का कि सही तथ्य क्या है, तब उसे सजा दें। तब राजा सोचता है कि राजनर्तकी सही कह रही है, मैंने बिना सोचे समझे चंदन के खिलाफ यह गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है। अब वह चंदन को बुलाता है और चंदन से पूछता है कि क्या तुमने यह किया है। तब चंदन कहता है कि नहीं महाराज, आपका बेटा सकुशल है, और वह उस बेटे को वहाँ पहुँचा भी देता है। और फिर वह कहता है कि महाराज मैं आपके पड़ोसी राज्य के राजा का बेटा हूँ और मैं आपके यहाँ 4 सवाल जो आपने पूछे थे मैं उसका जवाब देने आया हूँ, और यह चारों सवाल नियत तिथि से पहले ही मैं आपको देकर यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा कहते हैं कि जल्दी बताओ कि उसके क्या है जवाब। तब चंदन जो युवराज है वह कहता है कि महाराज पहला सवाल असल में कम असल, आपने अपने नगर सेठ की बेटी की गारंटी ली कि वह बहुत चरित्रवान है, बहुत गुणी है और आपके प्रति समर्पित रहेगी, लेकिन देखिए उसका संबंध कोतवाल से बन गया, उसने मेरी भी बात न मानी, तो वह दिखने में असल थी लेकिन वह कम असल थी।
आपके दूसरे सवाल का जवाब, कम असल में असल, जो राज नर्तकी थी, जो तवायफ थी, जो कोठे में बैठकर धंधा किया करती थी, उसका भी चरित्र देखिए कि उसने मेरे एहसान को उतारने के लिए मेरी मदद की। यह ऐसे धंधे में थी जहाँ पे लोग इसे घिनौने रूप से देखते थे, लेकिन समय आने पर देखिए यह भी जो कम असल थी वह असल साबित हुई, जिसने मुझे मृत्यु के उससे जाने से बचाया। तीसरा, सराय का कुत्ता, वह आपका कोतवाल है, जिसकी मैंने इतनी सेवा की, जिसके लिए मैंने इतना सत्कार दिया, आपने इतनी उसकी इज्जत दी, उसने मेरे ही घर को फोड़ने का काम किया। और चौथा, अगर आप बुरा ना माने तो वह धोबी का कुत्ता आप हैं। आपने बिना सोचे समझे मुझे मृत्यु की सजा दे दी, न तथ्य को जाना न चीज़ों को समझा, और वह धोबी के कुत्ते आप हैं। राजा उसके चारों सवाल के जवाब से बहुत प्रसन्न होता है। कोतवाल को, सेठानी को, जो चंदन की पत्नी रहती है, उसको सजा देता है कि हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वह अपने लिए भी बहुत पश्चाताप करता है और स्वयं को 3 महीने का कारावास की सजा देता है और अपनी पुत्री का विवाह उस युवराज से कहता है कि इतने विद्वान पुरुष के साथ एक राजा की बेटी ही ब्याही जा सकती है, और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करके उसे वहाँ बहुत सहर्ष खुशी खुशी विदा करता है। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी, लेकिन यह 4 सवाल हमें 4 तरह के लोगों को भी बेनकाब करती है। पहला सवाल, असल में कम असल। कई ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग होते हैं जो नकाब कुछ लगा कर आते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं, और वह हमारे समाज के बीच में ही होते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो यह उन लोगों को बेनकाब करती है जो अपना चरित्र तो बहुत अच्छा सामने दिखाते हैं, बहुत धार्मिक बनेंगे, लेकिन उनके कर्म ऐसे होते हैं जो कहीं से धार्मिक लोगों को शोभा नहीं देते। दूसरा सवाल जो कहता है कम असल में असल। कई ऐसे लोग हैं जो पैसे के मामले में दर्जे के अनुसार बहुत कम आके जाते हैं, लेकिन वे लोग भी बहुत महान कार्य कर जाते हैं। कम असल में असल। कई लोग ऐसे होते हैं जो पेशे से तो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर भी एक अच्छा दिल होता है, एक अच्छी नीयत होती है, और वे अच्छी तरह के काम करते हैं। तीसरा सवाल, और वह है सराय का कुत्ता। और यह इस तरह के लोग होते हैं जिसमें देशद्रोही लोग भी शामिल, इसमें कई नेता शामिल है, कई ऐसे लोग शामिल हैं जो पूरी तरह भ्रष्ट हैं, देश का ही पैसा लेकर देश को ही लूटने का काम करते हैं, अपने ही घर परिवार के लोगों को दगा देते हैं, धोखा देते हैं। यह इस कैटेगरी में यह लोग आते हैं। और चौथी कैटेगरी का है, और इसमें अधिकांश लोग आते हैं, और सर्वे के अनुसार 95% लोग इस श्रेणी में आ सकते हैं, और वह है धोबी का गधा, जो बिना सोचे कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी चीज़ करते फिरते हैं, कोई भी चीज़ काम करते रहते हैं। और यह आप अपने आसपास देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको इस तरह से बिना सोचे समझे कोई भी काम करते हुए, कोई भी चीज़ को करते हुए, किन्हीं लोगों के साथ में रहते हुए अपने आप को दूषित करते रहते हैं। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें इस 4 तरह के जो सवाल हैं इसको अपने भीतर एक टटोलना होगा कि क्या वह चीज़ें हमारे भीतर तो नहीं है, कहीं हम सराय का कुत्ता बनकर, कहीं हम धोबी का गधा बनकर तो नहीं रह रहे हैं, कहीं में हम असल में कम असल तो नहीं है, हम बातें तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में वह चीज़ नहीं उतर रही है, हम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, अब बड़े बड़े आदर्श दे रहे हैं, लेकिन हमारे चरित्र में वह चीज़ नहीं उतर रही है। तो यह कहानी से एक बार आप अपने भीतर टटोलिए, किसी और को मत बदलिए, एक बार अपने आप को आईने के सामने खड़ा करिए, अपने भीतर एक बार टटोल कर देखिए कि क्या यह गलतियां आपसे तो नहीं हो रही हैं।